हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं, ये बेसिकली एक रिवीजन क्लास है। ठीक है, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को देखेंगे एक एक करके। ये हमारा जो इंटायर सिलेबस है ये फोकस्ड होगा गेट मैथमेटिक्स के अराउंड। ठीक है, जिसमें कि पहला जो टॉपिक है वो हमने लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है इसकी पहले बात कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली कुछ ऐसा समझ में आ सकता है। ऐसा हम ये कर सकते हैं कि ये कुछ होगा जिसमें कि हम बात कर रहे होंगे किस चीज़ की, जिसमें हम बात कर रहे होंगे अपने डेरिवेटिव्स की, वेरिएबल्स की। कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे जैसे इक्वेशंस में होता है ना। तो इक्वेशंस की जैसे हम बात करते हैं, तो इक्वेशंस की जो हम बात करते हैं तो उसमें कुछ हमारे वेरिएबल्स होते हैं, कुछ एक इसका जनरल फॉर्म, जो कि हम बोलें जनरल फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई एक फंक्शन है हमारा से एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, है ना। यहाँ पे क्या है, वाई हमारा कहलाता है क्या, वाई कहलाता है हमारा डिपेंडेंट। क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये कहलाता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक्स क्या कहलाता है, एक्स कहलाता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल कहने का क्या मतलब है कि x हमारा इंडिपेंडेंटली, x हमारा कुछ भी वैल्यू ले सकता है और y उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, चेंज करेगा। तो y की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो x पे डिपेंड कर रही है। वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो x पे डिपेंड कर रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब एक हम कंसिडर करते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए नॉट डी टू द पावर एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन। ठीक है, प्लस अब ये ओ ज़ीरो से शुरू हुआ है, ये बढ़ता जाएगा A1 A2 A3, और इसकी जो पावर है ये डिक्रीज़ होते जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, A1 डी एन माइनस वन इंटू वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये ऐसा करते हुए करते हुए करते हुए कब तक जाएगा, ये तब तक जाएगा जब तक हमारी जो वैल्यू है ये ए एन ना हो जाए और ये वाई ना हो जाए। ठीक है, इक्वल्स टू सम वेरिएबल, सम फंक्शन ऑफ एक्स। सम फंक्शन ऑफ एक्स कहने का क्या मतलब है कि इक्वल टू के इधर ये जो आर एच एस है ना, इसमें हमारे पास फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारा एक्स है ये आना चाहिए। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है, हमारा फाई ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये दिस इज़ द जनरल फॉर्म, दिस इज़ अ जनरल फॉर्म ऑफ व्हाट, दिस इज़ अ जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज़ अ जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें चीज़ें क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। चीज़ें ए नॉट, ए वन, ए टू, ये जो है हमारा अप टू ए एन, ये क्या कहलाता है, ये सारे कहलाते हैं हमारे कोफिशिएंट्स। सी ओ ई एफ एफ आई सी आई ई एन टी, ये हमारे क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट टर्म्स। ठीक है, ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है ऑफ nth ऑर्डर। तो ये एक nth ऑर्डर की जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगेन y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, अब इसका जो डिवीजन है ना ये तो एक जनरल है। इफ़, अब हम क्या लिखते हैं, इफ़ इफ़ फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये जो है हमारा ये कहलाता है होमोजीनस। क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा होमोजेनस। और यदि फाई ऑफ एक्स इज़
नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारा कहलाता है क्या, नॉन होमोजेनस। नॉन होमोजेनस, ये कहलाता है हमारा नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो कुछ बेसिक्स थी, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं इस ये जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या लिखा हुआ है हमारा, इक्वेशन लिखा हुआ है a टू द पावर n d टू द पावर n y अपॉन d x टू द पावर n। ये n नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये ओ नॉट लिखा हुआ है, प्लस a1 d टू पावर n माइनस वन dy अपॉन डी एक्स टू द पावर n माइनस वन, प्लस ए टू डी टू द पावर n माइनस टू y अपॉन डी एक्स टू द पावर n माइनस टू। ऐसे करते करते कहाँ तक गया हुआ है, ये आया हुआ है ए टू द पावर ए एन तक इंटू वाई इक्वल्स टू 5xy, ठीक है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो सपोज करते हैं कि a1 बराबर a0 बराबर a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर an इज इक्वल्स टू, कोफिशिएंट्स आर ऑल इक्वल टू 1, ये पहला चीज़ हम मानते हैं। और एंड डी बाई डी एक्स को अगर हम d मान लें, above equation can be written as d to the power n plus d to the power n minus 1 plus d to the power n minus 2 so on plus 1 into y is equals to 5x। इस पूरे को हम फंक्शन ऑफ d लिख सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ d ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल्स टू वॉट, 5 है ना। तो ये हमारा एक जनरल टर्म आ गया, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन हाउ वी कैन, दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन, दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ये हो गया, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि f of d y is equals to 5xy. This is called homogeneous differential equation. This is called homogeneous differential equation if phi of x is 0 and non-homogeneous if phi of x is not equal to 0। तो ये तो पहला हो गया होमोजेनस नॉन होमोजेनस देखा हमने। अब इसके बाद हम चलते हैं, जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी है वो देखनी है क्या, नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो हमें देखनी है नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो क्या देखनी है, वो देखनी है हमें किसकी, लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी, है ना। लीनियर एंड नॉन लीनियर, ये क्या चीज़ होती है, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखना है हमें, है ना। हमें लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है कि ये कैसे डिफाइन करते हैं। तो लीनियर कहने का क्या मतलब होता है, ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है किस पे, y इक्वल्स टू
एफ एक्स पे। तो बात किसकी हम कर रहे हैं? बात हम वाई की कर रहे हैं, दैट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं, है ना। दैट इज़ हम डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं। जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको कि हम डीवी भी लिख सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी लीनियर, दिस शुड बी लीनियर। एंड इसकी जो डेरिवेटिव होगी, डेरिवेटिव भी इसी का होता है, एंड इट्स डेरिवेटिव की डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री शुड ऑल्सो बी 1। then we say that the given differential equation is what? Is linear differential equation। अब यहाँ पे एक चीज़ जो पॉइंट है ध्यान में रखने वाली, जिसको कि हम मार्क कर लेते हैं, किससे, जिसको कि हम येलो से लिख लेते हैं, है ना, जो नोट है, नोट। जब हम लीनियरिटी की बात करते हैं ना, जब हम चेक कर रहे होते हैं लीनियर नॉन लीनियर, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स द प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी डेरिवेटिव का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव विथ independent variable is allowed, है ना। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल and its derivative is not allowed, derivative is not allowed, कहने का क्या मतलब है? जैसे यदि कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, से डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऐसा हो सकता है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5x, है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये तो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है नॉट। तो यहाँ पे अगर ऐसा दिया हुआ है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 से ऐसा गिवन है, तो ये यहाँ पे कोई टर्म है, ये ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? नॉन होमोजीनस है। सबसे पहले तो नॉन होमोजीनस है। y की देख रहे हैं, y की वैल्यू तो 1 है, तो ये पहला कंडीशन फुलफ़िल हुआ। डेरिवेटिव की भी पावर 1 है, ये दूसरा भी फुलफ़िल हो गया। तो क्या ये लीनियर है हमारा? लीनियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि y किससे मल्टीप्लाइड है? y हमारा मल्टीप्लाइड है किससे? अपने खुद के डेरिवेटिव से। y हमारा क्या है? y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट क्या है? उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट इज़ नॉट अलाउड। इसीलिए ये जो इक्वेशन है हमारा, दिस इज़ नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं होगा। ये बात समझ में आती है? दिस इज़ नॉट लीनियर। यही अगर हुआ होता, यहाँ पे अगर x होता, इंस्टेड ऑफ y यहाँ पे अगर x होता, तब ये हमारा क्या होता? तब ये हमारा लीनियर हो जाता। क्यों? क्योंकि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट क्या है? अलाउड है लीनियरिटी में।
ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट लीनियर एंड नॉन लीनियर. दिस इज हाउ वी डिसाइड दैट वेदर अ फंक्शन इज लीनियर और इट इज़ नॉन लीनियर. अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन किस में डिवाइड हुआ है, हमारे सिलेबस में कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरीके का हो सकता है. कैसा कैसा, एक तो ये होमोजेनस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी RHS वैल्यू ऑफ फाई एक्स, ये हमारा होमोजेनस हो सकता है, या तो फिर ये हमारा नॉन होमोजेनस हो सकता है, या तो फिर ये हमारा नॉन होमोजेनस हो सकता है, होमोजेनस या नॉन होमोजेनस. अब ये होमोजेनस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सिंगल ऑर्डर का हो सकता है, सिंगल ऑर्डर का हो सकता है, या मल्टी ऑर्डर या हायर ऑर्डर का हो सकता है. मल्टीपल ऑर्डर, मल्टी ऑर्डर, या इसी को कहते हैं हायर ऑर्डर और हायर ऑर्डर, है ना. और यही सेम हमारा नॉन होमोजेनस टाइप में भी हो सकता है. ये सिंगल हो सकता है, या तो फिर ये हायर ऑर्डर का हो सकता है, या तो ये हायर ऑर्डर का हो सकता है. ठीक है, तो ये एक हायरार्की है डिफरेंशियल इक्वेशन में. अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सिंगल ऑर्डर सिंगल डेरिवेटिव की बात करते हैं, है ना. सिंगल ऑर्डर सिंगल ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब आउट ऑफ जितने भी लीनियर डिफरेंशियल ऑर्डर या ये हो सकते हैं, उनमें से हम देखते हैं एक स्पेशल फॉर्म. यदि हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो. अच्छा, यहाँ पे लिख लो सिंगल ऑर्डर लीनियर होमोजेनस सिंगल ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो ये ज़ीरो है तो ऑब्वियसली ये होमोजेनस होगा. यदि हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का है एंड इसके साथ साथ एंड डी एन अपॉन डी वाई डी एन अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एम अपॉन डी वाई, तब हम क्या कहेंगे, देन एग्जैक्ट. तब ये क्या है, देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट. और अगर ये एग्जैक्ट है तो हमारे पास इसका स्पेशल तरीका है जिससे कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स कीपिंग वाई एज कांस्टेंट. कैसे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है तो y को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे. एम डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट. अब यहाँ पे क्या है, वी विल कंसिडर्ड ओनली excluding terms which contains what, which contains x जिस भी टर्म में x है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे. ठीक है, उसके बाद जो सिर्फ y का टर्म हमको लेना है और उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है, तो ये हमारा सल्यूशन हो जाएगा. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ये होता है कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इनिशियली जो है, इनिशियली इट इज़ नॉट एग्जैक्ट, इनिशियली नॉट
एग्जैक्ट, ठीक है, इसमें हमें सर्टेन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यदि हम, सो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, देन इट रिड्यूसेस टू व्हाट, रिड्यूसेस टू एग्जैक्ट, रिड्यूसेस टू एग्जैक्ट, ठीक है। तो अब हमारा जो टास्क है ना, हमारा टास्क है कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालना, कि कैसे निकालेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो हमें प्राइमरली हमें 4 कैटेगरीज़ में 4 तरीके के फॉर्म्स देखने हैं जिसके लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं केस 1 से, ठीक है। केस 1 में क्या है, इफ़ m and n are what, are functions of x and y and are homogeneous। होमोजेनस कहने की क्या मतलब है, होमोजेनस कहने का मतलब है कि इन दोनों का पावर का जो सम है, वेरिएबल के पावर का जो सम है वो सेम है, ठीक है। इफ़ m and y आर फंक्शंस ऑफ x and y and आर homogeneous of same order, are homogeneous of same order, then integrating factor is equals to how much, integrating factor is 1 upon m x प्लस एन वाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। इससे हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम सोल्यूशन लिख देंगे आसानी से, ठीक है। केस 2, केस 2 क्या है कि यदि जो ये जो था ना, ये अगर हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हो, ये जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 था ना, ये सपोज करो ये ऐसा गिवन है हमें, कैसा, फंक्शन ऑफ जी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ दिस इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे हमारा m क्या आ गया है, m क्या आ गया है, ये पूरा हमारा m है ना, ये पूरा हमारा y है, n है, ये पूरा m है, ये पूरा n है ना। तो इस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब थर्ड केस क्या है, यदि हम केस 3 की बात करें तो केस 3 क्या है हमारा, केस 3 है कि डी एम अपॉन डी वाई माइनस डी एन अपॉन डी एक्स, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 बाई एन का, ठीक है, और ये हमारा फंक्शन आ जाए क्या, इफ़ दिस टर्न्स आउट टू बी द फंक्शन ऑफ ओनली एक्स, ये सिर्फ एक्स का फंक्शन आ जाए, तो इस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। सिमिलरली इसी से मिलता जुलता है हमारा केस 4। केस 4 क्या कहता है कि यदि 1 बाई एम डी एन बाई डी एक्स डी एन बाई डी एक्स माइनस डी एम बाई डी वाई, ये हमारा फंक्शन आ जाए किसका, फंक्शन ऑफ आ जाए सिर्फ y का,
तब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई रेज टू द पावर एफ ऑफ वाई डी वाई। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई। तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट एग्जैक्ट। अब हम चलते हैं किस पे, अब हम देखते हैं थोड़ा हायर ऑर्डर, किसकी बात करते हैं, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के हम बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसका सोल्यूशन कैसे दिया जाता है। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन गिवन होता है y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई, इससे दिया जाता है हमारा। ठीक है, अब देखो, अब क्या देख सकते हैं कि सी एफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जनरल हम इसको कैसे शो कर सकते थे डिफरेंशियल इक्वेशन को, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू 5x, ऐसे शो कर पा रहे थे हम, है ना, ऐसा शो कर रहे थे। अब हियर एट द प्लेस ऑफ एफ डी वी रिप्लेस व्हाट, वी रिप्लेस डी बाई एम। तो एफ ऑफ एम जो होता है ना, एफ ऑफ एम इक्वल्स टू 0, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशंस, ऑक्सिलरी इक्वेशंस को एफ ऑफ एम ऑक्सिलरी इक्वेशंस होता है, इसको इक्वल्स टू 0 करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं टू गेट द रूट्स, टू गेट द रूट्स ऑफ to get the roots of auxiliary equation. Now depending upon the nature, depending upon the nature, depending upon the nature of roots, depending upon the nature of roots, cumulative function takes various forms. cumulative functions are, ये क्या क्या हो सकते हैं वो अब हम देखेंगे। ठीक है, तो यदि रूट्स हमारे पहला, यदि रूट्स हमारे रियल हुए, रियल एंड डिस्टिंक्ट हुए, रियल और डिस्टिंक्ट हुए, सपोज करते हैं कि m की वैल्यू क्या है, m1 m2, रियल और डिस्टिंक्ट हुए, तो हमारा कम्युलेटिव फंक्शन क्या लिख सकते हैं हम, कम्युलेटिव फंक्शन को लिख सकते हैं c1 इंटू ई रेज टू द पावर m1x प्लस c2 इंटू ई रेज टू द पावर m2x, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। वेयर c1 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन में हमें इनिशियल कंडीशन गिवन होती है जिसकी मदद से हम c1 c2 निकालते हैं। ठीक है, पहला तो ये था। दूसरा, ये क्या हो, रियल तो हो बट इक्वल हो, उस केस में कम्युलेटिव कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाएगा, m इक्वल्स टू m1 कॉमा m1। तो ऐसे सिचुएशन में कम्युलेटिव फंक्शन इज रिटन एज c1 प्लस c2 x, x हमारा इंडिपेंडेंट है, c1 प्लस c2 x इंटू ई रेज टू द पावर m1x, ये हमारा कम्युलेटिव फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, यही अब हमारा कॉम्प्लेक्स हो, तीसरा, अगर रूट्स हमारे क्या हुए, कॉम्प्लेक्स हुए, तब कम्युलेटिव फंक्शन कैसे लिखते हैं, यानी m इज ऑफ द ऑर्डर a प्लस माइनस i टाइम्स ऑफ b, कुछ ऐसा अगर है तब हम कैसे लिखते हैं, तब हमारा कम्युलेटिव फंक्शन लिखाता है
ई रेज टू द पावर ए एक्स, जो हमारा रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स का, दैट इंटू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाई C1 cos bx प्लस C2 sin bx, sin bx, ये हमारा कम्युलेटिव फंक्शन लिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि दिस मच इज सफिशिएंट। ठीक है, इफ हायर ऑर्डर differential equation is homogeneous, is homogeneous, then solution is given by y equals to cumulative function। सीधे, और कुछ नहीं करना, y equals to cumulative function हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हेन फाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेकिन यही अगर हमारा नॉन होमोजेनस हुआ, यही अगर हमारा नॉन होमोजेनस हुआ, यही अगर हमारा नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ ऑफ हायर ऑर्डर, तो उस केस में जो सोल्यूशन हम देते हैं ना, उस केस में जो हमारा सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ तो निकालना हम सीख गए, ऑक्सिलरी इक्वेशंस के ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, उसके बाद रूट्स निकालते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द रूट्स जो है हमारे सी एफ जो है डिफरेंट तरीके से लिखे जाते हैं। तो ये तो हमारा कम्युलेटिव फंक्शन है, यहाँ पे भी इसकी वही मतलब है। ठीक है, पी हमारा जो है ये कहलाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल कहलाता है ना, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल कहलाता है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेशंस, ये हम तभी निकाल पाएंगे, दिस डिपेंड्स अपॉन व्हाट, दिस डिपेंड्स अपॉन दी टाइप और फॉर्म ऑफ फाई एक्स। ये फाई एक्स पे डिपेंड करता है, फाई एक्स किस किस फॉर्म के हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगेन हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें 2-3 ही पढ़ना है जो हमारे कोर्स में है, उसी से रिलेटेड हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीके से पी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम केस 1 की बात करते हैं। इफ़ फाई एक्स इज़ ऑफ द फॉर्म ई रेज टू द पावर ए एक्स, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखते हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स। यहाँ पे फाई ऑफ एक्स क्या है, ई रेज टू द पावर ए एक्स है, तो y इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी लिख सकते हैं, यही कहलाता है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब चूंकि ये ई टू द पावर ए एक्स का है, तो हम d को क्या करेंगे, d इज रिप्लेस्ड बाई a, सो पी आई क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ ए। ये हमारा आंसर कह लो या पी आई कह लो, कि इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, केस 2 देख लो, केस 2 देख लो। केस 2 में जाने से पहले, केस 2 में जाने से पहले ये समझो कि यहाँ पे एक इनिशियल कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एफ ऑफ ए जो है शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। इफ एफ ऑफ ए becomes equals to 0, then how is pi written, then pi is given by x बाहर आ जाएगा into e raised to the power ax, और यहाँ पे f of d जो था ये f डैश ऑफ d, और d की जगह पे हम a रखे हुए हैं, तो f डैश ऑफ a ऐसे लिखते हैं। ठीक है,
यहाँ पे अगर एफ डैश ऑफ ए मान लो 0 आ गया तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1/f डबल डैश ऑफ ए ई रेज टू द पावर ए एक्स लिखेंगे। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक हमारा डिनोमिनेटर 0 आते हैं। और देखते हैं केस 2। केस 2 क्या है? केस 2 है when phi of x is of the form sin ax और cos ax। sin ax है या cos ax है, तब हम pi कैसे लिखेंगे? अगेन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन होगा हमें? वो हमें गिवन होगा f ऑफ d इंटू वाई इक्वल्स टू साइन ax और cos ax। इन्हीं में से किसी एक फॉर्म में गिवन होगा। यहाँ से हम पी आई लिखने के लिए क्या करते हैं, y इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एक्स बाई एफ ऑफ डी कर देते हैं, या कॉस ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी कर देते हैं। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में डी के जगह पे डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम ये करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये करते हैं। अब जो रिज़ल्ट हमने देखा है ना एफ ऑफ डी, अब सपोज़ करो कि हमारा ये कुछ इस फॉर्म का था। किस फॉर्म का भाई? ये था हमारा y इक्वल्स टू साइन ए एक्स अपॉन एफ ऑफ ये था हमारा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, पी आई हमने लिखा। पी आई लिखने के लिए जो हमने वाई बाई फाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ डी जो करते हैं, वो सपोज़ करो वो इस फॉर्म का था। तो इस केस में हमारा पी आई क्या हो जाएगा? इस केस में हमारा पी आई हो जाता है क्या, एक्स अपॉन ट्वाइस ऑफ ए माइनस कॉस ए एक्स। अब ये कहोगे कि ये क्या आ गया? ये कुछ नहीं है, ये बस ऐसा फार्मूला हमने रिड्यूस कर दिया है, किया वही है, एक्स को कॉमन लिया है, इसका डिफरेंशिएशन लिखा है, ये ऊपर जब गया है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि पी आई हमारा इस फॉर्म में आ रहा है, कॉस ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो ना कि डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर रखेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको रिड्यूस कर दिया है। तो ये डायरेक्टली एज अ फार्मूला हमने डिराइव कर लिया है इसको। 2x कॉस है तो कॉस का हो जाएगा साइन ऑफ ए एक्स। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा पी आई, ये हो जाएगा हमारा पी आई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पी आई। तो ये दो फार्मूले हम ध्यान रखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, और कॉस वगैरह है तो वो समझेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ ये समझो। क्या समझोगे? अब एक चीज़ ये समझो कि सपोज़ करो, पहले तो ये समझो क्या कि d क्या था, d बाई डी एक्स था, यानी दिस वाज डिफरेंशिएशन, दिस वाज डिफरेंशिएशन, इजंट इट? ये डिफरेंशिएशन था। तो इसका उल्टा अगर हम करें 1/d यानी इन्वर्स करें तो ये क्या बताएगा? दिस विल लेट अस नो द इंटीग्रेशन, दिस विल लेट अस नो द इंटीग्रेशन, ये हमें इंटीग्रेशन बताएगा। ये बात भेजे में गई। ये बात भेजे में जाने के बाद अब दूसरी चीज़ ये समझो कि डिफरेंशिएशन का पावर n है, यानी n टाइम्स किसी भी चीज़ को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और x का पावर m है, सच दैट n इज़ ग्रेटर देन m, then dn into xm will become what? Will become 0। कैसे? एग्जाम्पल लेके देखो ना, d की पावर 3, x का पावर 2
कहने का क्या मतलब है कि x के पावर 2 को हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है, 2 बार 3 बार इनफैक्ट डिफ्रेंशिएट किया है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 नहीं आ जाएगी। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा, फिर इसे 2 बार और करना रह जाएगा, फिर इसे 2 बार और करना रह जाएगा, ये फिर 2 बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1, ये क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1, ये 0 आ जाएगा, तो ये पूरा 0 आ जाएगा। तो जैसे ही तो कहने का क्या मतलब है कि एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन as the order of differentiation is greater than what is greater than the power or degree of polynomial it becomes 0। एक चीज़ तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है हमें, दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स का पावर n, इसके अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन की हम बात करें तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर्स हमें याद रखने हैं, जैसे कि 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स का पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, यही 1 माइनस एक्स प्लस 1, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। उसी तरीके से m माइनस एक्स की पावर माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर isn't it प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। ये कुछ इस टाइप से चलता चला जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ हम करेक्ट करेंगे, है ना, यहाँ पे एक चीज़ करेक्ट करेंगे, ये सही है, ये माइनस माइनस है ना, तो यहाँ पे सब प्लस आएगा, ये सब कुछ जो है प्लस आएगा, प्लस ये सब कुछ जो है वो प्लस आएगा, जैसे यहाँ पे प्लस आया ना सब में, वो प्लस आएगा। अच्छा, सेकंड थिंग जो था वो ये था कि ये तो प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, तो इनफैक्ट इसको लिख ही लेते हैं, रैदर की कन्फ्यूजन हो, उससे बढ़िया है कि कन्फ्यूजन को हम दूर कर लें, है ना। इसका पावर -1 आना चाहिए, ये -1 आएगा तभी अल्टरनेट हमारा प्लस माइनस चलता चलेगा। उसी तरीके से 1 प्लस ऑफ एक्स माइनस 2 यदि आया तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा, ये क्या होगा, ये चलता चला जाएगा। ठीक है, अब ये जानकारी लेने के बाद हम पी निकालने के तीसरे ये पे चलते हैं। यदि हमारा पॉलिनोमियल है, यदि हमारा क्या है, ये हमारा तीसरा है, हाउ टू कैलकुलेट पी।
ठीक है। इफ़ एफ एक्स इज एक्स टू द पावर एम, तब हम कैसे निकालेंगे? तो वाई पी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/f ऑफ डी इंटू एक्स का पावर एम। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, वी ट्राई टू कन्वर्ट एफ ऑफ डी इंटू 1+5 ऑफ डी, वहाँ से कॉमन लेके इसको 1/5 ऑफ डी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, रेज़ टू द पावर समथिंग। ये जनरली 1 या 2 आता है। तो हमारा वाई पी कैसे रिड्यूस हो जाएगा, हमारा वाई पी बन जाएगा क्या, वाई पी विल बिकम एक्स टू द पावर एम अपॉन 1+5 इंटू डी टू द पावर एन, ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y टू द पावर दिस इक्वल्स टू 1+5 डी टू द पावर -n इंटू एक्स का पावर m। इस पूरे को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से जो फॉर्मूला देखा उसके से एक्सपेंड करेंगे, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा एक्सपेंशन में, है ना, ये हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड थिंग, जिसके लिए डिफरेंशिएशन की वैल्यू जैसे ही पॉलिनोमियल की वैल्यू से बड़ी होगी, उसके बाद का सारा टर्म क्या होगा, ज़ीरो होता चला जाएगा। सो वी एक्सपैंड दिस ओनली अप टू द पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वी एक्सपैंड this particular thing, the thing under the bracket, only up to the terms for which n is smaller than n। जैसे ही n m से greater होगा, we neglect all those terms। तो हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पे yp हमें मिल जाता है, we get the yp। अच्छा, अब एक कॉम्बिनेशन की केसेस आते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन का केसेस आता है कैसे, इफ़ f of x is e raised to the power ax into v, where v is what, v is either polynomial of x or it is cos ax or it is sin ax, इनमें से वो कुछ भी है v, तो हमारा yp कैसे लिखा जाता है, yp is written as e raised to the power ax, ये बाहर आ जाएगा as it is, ठीक है। उसके बाद 1/f डी प्लस ए इंटू वी, ये होता है हमारा, इंटू वी होता है, ठीक है। और केस 5 इसी में क्या है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इंस्टेड ऑफ ई ऑफ एक्स, ये अगर हमारा x इंटू वी है, तब हम क्या लिखते हैं, x इंटू वी है तो हम क्या लिखते हैं, x को बाहर ले लेते हैं, देन हमारा वाई पी इज़ रिटन एज x बाहर 1/f डैश ऑफ 1/f ऑफ d इंटू v माइनस f डैश ऑफ d अपॉन f d स्क्वायर इंटू v, हम ऐसे लिख सकते हैं। जनरली दीज थिंग्स डोंट कम इन एग्ज़ाम्स, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ नॉलेज वी कैन कीप दीज थिंग्स इन माइंड, बिकॉज nobody knows that what is going to come in the paper, है ना। so this was all about differential equations, fine। मूविंग अहेड, इसमें एक एक जनरल सा टर्म हमारा कौन सा आता है, एक हमारा आता है इक्वेशन विच इज़ ऑफ द फॉर्म a नॉट एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस a1 x dy बाई dx प्लस a2
इंटू वाई इज इक्वल्स टू फाइव ऑफ एक्स, ऐसा कुछ गिवन होता है। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट्स जो हैं वो 0 से शुरू होते हैं, 1 2 तक जाते हैं, और ये जो डेरिवेटिव का है ये सेकंड ऑर्डर आता है, फिर थर्ड ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर आता है, फिर जीरोथ ऑर्डर आता है, यानी सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल बच जाता है यहाँ पे हमारा। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, दिस फॉर्म इज कॉल्ड यूलर्स काउची यूलर्स फॉर्म। इसमें हम करते क्या हैं, दीज इक्वेशंस कैन बी सिंपली सॉल्व्ड बाय टेकिंग एक्स को अगर हम ई ऑफ जेड मान लें, ई रेज टू द पावर जेड मान लें, तब देखो हम क्या लिख सकते हैं, समझते चलो। एक्स को हम सपोज, ये जो एक्स है ना, इसको हम हमने एक्स टू द पावर, हमने एक्स को ई टू द पावर जेड एज्यूम कर लिया। अब हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लॉग लेने पे क्या होगा, ये जेड रह जाएगा इधर। अब इसका हमने डेरिवेटिव लिया, किसके रिस्पेक्ट में किया, एक्स के रिस्पेक्ट में किया, वाई के रिस्पेक्ट में किया। वाई के रिस्पेक्ट में अगर इसकी डेरिवेटिव की बात हम करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी वाई, ऐसा लिख लेंगे कुछ। अच्छा, इसको अगर हम पलट के लिखें तो x डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज डी वाई बाई डी जेड, है ना। तो d बाई डी जेड को अगर हम d एज्यूम कर लें तो हम क्या लिख सकते हैं, x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल D इंटू वाई। ठीक है, तब एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। अब इन सब को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो d के टर्म में एक आ जाएगा हमारे पास फंक्शन, क्या, f ऑफ d इंटू ये जो y है इक्वल्स टू फाइव ऑफ x। ये सेम एक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया जिसको कि हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बस ध्यान ये रखना है कि पहले के केसेस में क्या हो रहा था, पहले के केसेस में हो ये रहा था कि d जो था हमारा वो क्या था, d बाई डी एक्स था। अभी जो है d आपका वो क्या है, d बाई डी जेड है। तो यहाँ पे जो इसको सॉल्व करके जो आपको सोल्यूशन मिलेगा ना, इसको सॉल्व करके जो सोल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ z मिलेगा। फिर आप z की जगह पे ये वैल्यू log ऑफ x सब्सटीट्यूट करोगे, तब जाके आपको सोल्यूशन मिल जाएगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ x। तो ये हमारा काउची यूलर्स और यूलर्स काउची फॉर्म है। ठीक है, ये दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशंस की थ्योरी। इसके बाद हम क्वेश्चंस लेके प्रोसीड कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।